ये वो प्रसाद था मंदिर के अंदर का। और मिल है ललितपुर में सब खां उधार। ललितपुर लोग महोबा का भी पान बोलते हैं, हाँ लेकिन आल्हा और उदल के सामने पान को महाराज जी को ऑफर किया। हमने कहा महाराज जी समोसा खा लो। बोले नहीं नहीं, हम बाहर का नहीं खाते, हमारी बस आने वाली है। तो ये उस दौर की बात है। कथन है कि हाथी चले बाजार, ये किस्सा मैंने देखा है। छोड़े ना जवान चिकन गुनिया तेने ले ले पिरान चिकन। बोले सुनो, तुम नए हो, वो हमें तब से जानते हैं जब हम बस में चलते थे। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें फिर संगीत में प्रवेश करें। खाने की दुकानें 2 प्रकार की होती है। जैसे अपने बुंदेलखंड में कही जाती है इलाका के साथ ना हो। बुंदेलखंडी का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आने वाले 5 साल के भीतर थिएटर में बुंदेलखंड के सारे थिएटर्स में बुंदेली मूवी चलेंगी। ये आज मतलब ऑन माइक बोल रहा हूँ, क्योंकि रहन सहन खान पान ये सब कुछ अगर एक ही है, अलग अलग आंचलों का वो है। हेलो माधव परिवार टीम, आप सबका स्वागत है आपकी नई पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं आप सबके प्रिय, आप सबके चहेते और आप सबको प्रेरणादायक और अपकमिंग युवा बुंदेलखंड के इनके गुरु माने, कलाकारों के आदर्श माने देने वाले हमारे बड़े भाई और युवाओं के पसंदीदा चेहरे, जिन्होंने काफ़ी आपके कमेंट आए थे उनसे साथ बात करने की, उनकी स्ट्रगल कहानियाँ किस्से को सुनने को। तो आज हमारे साथ हमारे परिवार में आ चुके हैं हमारे प्रिय परम आदरणीय परशुराम अवस्थी जी। आपने अपने संगीत कला की शुरुआत कब की और आपका पहला कमबैक या पहला आपका शो कब कैसे था, उस किस्से गाने की कहानी जानना चाहूँगा मैं। 2013 5 अगस्त 2013 को हमने संगीत क्लास ज्वाइन की थी। हमारे एक मित्र हैं मनोज शर्मा, तो मनोज शर्मा और हम लोगों की चर्चा हुई कि भाई चलो संगीत सीखते हैं। तो विचार ये हुआ था, बड़े भैया हमारे कथा करते हैं, भागवत कथा। तो मैंने कहा चलो हम तबला सीख लेंगे मनोज, और तुम बैंजो सीख लेना। तो हमने कहा भैया के साथ अपना तबला वाला बजाएंगे, ऐसा प्लान किया। बायोलॉजी से थे तो फार्मेसी करनी थी, तो फार्मेसी से एडमिशन कैंसिल हो गया था। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स करना था, तो वहाँ से हम छोड़ के आ गए थे। तो फिर वो पढ़ाई का सिस्टम, अब वो सेशन निकल गया था, जो एडमिशन का सेशन होता है उस समय का सेशन निकल गया। तो फिर कहा कुछ नहीं, चलो म्यूजिक सीख लेते हैं। मैम ने जब सुना तो बोले आप तबला सीखने आए लेकिन गाते आप अच्छा हो, तो आप एक काम करो गायन सीखो। ग्रुप था माँ शारदा म्यूजिकल का ग्रुप करके, तो वो हमने ज्वाइन किया। और एक छतरपुर में कॉलोनी है, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, तो वहाँ वो लोग अपना परफॉर्मेंस करने जाते थे। उस ग्रुप में हम भी शामिल हो गए। तो वहाँ पहला जो हमने काम किया था वो झींका बजाने होता है, एक झूला होता है ऐसे बजता है। अच्छा। तो पहली बार मंच पे बैठे थे वहाँ। जब संगीत सीखने के बाद, वैसे तो गांव में गाते रहे, 6वीं क्लास में भी गाया था गाना और उसके बाद गाते रहे, लेकिन वहाँ पहली बार हमने झींका बजाया। अच्छा। और वो लगा कि यार मंच है बड़ा है और बड़े मंच पे आना बड़ी बात है। तो लगभग वो झींका बजाने का सिस्टम चला लगभग 6-7 महीने। फिर अगले साल फिर से उसी मंच पे बुलाया गया, अब 2014 की बात है, नवरात्रि की। तो उधर हमने एक गाना गाया। 1 साल में काफ़ी चीज़ें सुधार, काफ़ी चीज़ों में आप आगे पहुँचे। हाँ, तो उधर गाना गाया तो उन लोगों ने बहुत पसंद किया वो गाना। फिर वहाँ से फिर शुरुआत हो गई। और मैंने आपकी रिपोर्ट सुना था, क्या वो सही है? आपको पहला पुरस्कार 20 रुपये मिला था, वो कैसी घटना है जरा बताइए। वो अभी हमने बताया ना, जब हमने गांव में गाया था। हाँ। 2006 में अपने यहाँ एक वो चली थी, बीमारी चली थी। हाँ। चिकनगुनिया। अच्छा। जैसे कोरोना आया था, ऐसे 2005-06 के आसपास चिकनगुनिया आया था। तो अब जैसे कोरोना पे बहुत सारे लोगों ने गाने गाए थे। हाँ, उसमें चिकनगुनिया पे बहुत सारे लोगों ने गाने गाए थे। अच्छा। उसमें से एक गाना गाया था बुंदेलखंड के काफी मशहूर कलाकार हैं बलराम यादव जी। उनका एक गाना था, बूढ़े छोड़े ना जवान चिकनगुनिया तेना ले ले परान चिकनगुनिया। तो ये गाना हमने गाया अपने स्कूल में। और उसके 2 बोल जरूर गा के सुनाइए, क्योंकि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। यही 26 जनवरी का वो तिरंगा का वो था, स्कूल में होता है, स्कूल में फंक्शन होता है, तो 26 जनवरी को हमने गाया था 2006 में। परान चिकनगुनिया और सबके छक्के छूटे हैं, हम तो पेटे टूटे हैं, वो आज रात भर घरवारी के हमने घूंटे सूटे हैं।
सुलर मोटे ताजे बजे सब पे बाजे, ओ मोरे भगवान चिकन गुनिया, तेन ले लो पिरान, तेन ले पिरान चिकन गुनिया। क्या बात। और इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि बुंदेली में काफ़ी लोग अपने कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार देखते हैं कि लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाके देखें तो वो भी इंडस्ट्री कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें काफ़ी मशहूर कलाकार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गाने को भाभी या देवर तक लेके आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें भी कल के दिन उस दौर पे पहुंचना है। तो हम अपने आने वाले जनरेशन को दे क्या रहे हैं और उनको पहुंचा कहाँ रहे हैं, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? और हम अपने बुंदेली के लिए ऐसे क्या चीज़ करें कि हम कंटेंट को व्यूज़ के चक्कर में या लोगों को दिखाने के चक्कर में वहाँ ना पहुँचे, हम लोगों को एक अच्छे दिशा में भी गाना गा के दे सकते हैं जो आपने करके दिखाया है। तो ये और सिंगर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इसमें चांस है कि पॉजिटिव में भी हम कमा सकते हैं? देखिए, खाने की दुकानें दो प्रकार की होती है, होटल जिनके हम बोलते हैं, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। हम क्या परोसते हैं या क्या हम बनाते हैं अपने यहाँ, उसी के हमें ग्राहक मिलना शुरू हो जाएंगे। ग्राहक मतलब सुनने वाले। हम जो गाने बनाएंगे, यदि हम भलगटी वाले बनाएंगे तो हमें भलगटी वाले श्रोता मिल जाएंगे, और अगर हम साफ सुथरे बनाएंगे, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को लेके अपने संस्कारों को प्रदर्शित करेंगे तो उस टाइप के ग्राहक में मिल जाएंगे। जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो उस प्रकार का अपना काम करना शुरू कर देगा। ये आपके संस्कार बताएंगे कि आपको आपके संस्कारों में क्या मिला है। आपको बलगटी मिली होगी आपके पूर्वजों से, तो आप बलगटी प्रदर्शित करेंगे, समाज में देंगे। बिल्कुल। मुझे संस्कार मिले हैं तो मैं संस्कार दूंगा, बिल्कुल। है ना। और आपने जो बताया कि उनके गानों में कहीं भाभी होती है, कहीं साली होती है, तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन चर्चा हुई थी कि जब तक हम भाभी को माँ मानते रहे तब तक सब कुछ सही रहा। जब से हमने भाभी को जान कहना शुरू कर दिया, भाभी जान, अद्भुत। है ना, ये बहुत ही गहरी और चिंतन की विषय की बात है। तब से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। क्योंकि हम उस सभ्यता से आते हैं, उन संस्कारों से आते हैं जहाँ एक लक्ष्मण जी थे। जब माँ सीता का हरण हुआ तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। ये कौन कह रहा है? ये राम जी कह रहे हैं। क्या बात। लेकिन जब सीता जी के आभूषण मिले, भाई वो आभूषण सीता जी ने स्वयं फेंके, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कहाँ गई हैं, तो वो फेंकती गई अपने आभूषण। आभूषण मिले तो उसमें पायल मिली, तो पायल में देखी लक्ष्मण जी तो बोले ये तो भाभी माँ की पायल है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप केवल पायल से आप कैसे पहचाने? बोले क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ उनके चरण देखे हैं। बिल्कुल। तो भाभी को उन्होंने भाभी को माँ माना है। और हम बुंदेलखंड में हैं, तो बुंदेलखंड में ऐसी सभ्यता है कि आपने एक और नाम सुना होगा, हरदौल। क्या बात। अपनी भाभी के किसी ने उनके चरित्र पे और उनके संबंध पे, जो उनके माँ और बेटे का संबंध था दोनों के बीच में, देवर और भाभी के बीच में, तो चुगलन ने बात बढ़ा दी और उनने अपनी भाभी की चरित्र की रक्षा के लिए जहर भी वो स्वीकार कर लो कि आपको चरित्र पर दाग न लग पाए, हम जहर पी लें। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आने वाले लोगों तक पहुंचाने का ये माध्यम है। हमारा आपका ये जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे माधव परिवार की टीम से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाने का ये एक जरिया है। और हम कोशिश भर सब लोग व्यूज़ के पीछे जाते हैं, कंटेंट को वल्गरिटी और कहीं ना कहीं क्रिंज दिखाने को। लोग जानना भूल जाते हैं कि आप जिस स्त्री नारी को देखते हैं वो उनके ऊपर के पार्ट को, नीचे के पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। वो जानते नहीं कि आप वहाँ से जन्मे, यहाँ से आपका भरण पोषण हुआ, आप उसी माँ के बेटे जिसने आपको इतना विकसित और विकासपूर्ण बनाया जहाँ तक आप पहुँचे। हम किस कंटेंट की बात करते हैं, उसका इंटेंट क्या है, इस पर हम कभी गौर करते हैं नहीं। पा रहे कि जैसे कि काफ़ी लोगों पे जो सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है,
तो और कलाकार जो हैं नए-नए अपने गाने को वायरल करने के लिए ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं जो कि हमारे अपकमिंग जनरेशन और यूथ को कहीं न कहीं वो मोटिवेशन या फिर अच्छी दिशा में नहीं ले जा रहे। तो उनको लग रहा है कि ये गाने चल रहे हैं तो हमारे गाने भी ऐसे होने चाहिए। क्योंकि किसी को सेम मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक व्यक्ति से मैंने बोला कि आप नॉनवेज क्यों खाते हैं करके, तो उन्होंने बोला कि दुकानें खुली है इसलिए मैं खाता हूँ। तो मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आप लेना बंद कर देंगे। सेम मैंने आपका देखा है और एक बेहतरीन बात पता करी है जो शायद आपका अपकमिंग ड्रीम्स है। मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। जरूर, मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा। दुकानें खुली हैं इसलिए उन्होंने खाना शुरू कर दिया, हमने खाना शुरू कर दिया इसलिए दुकानें खुली। क्या बात, उनको कस्टमर मिले इसलिए दुकानदार पैदा हुए। अद्भुत। आप खाना बंद कर दो या आप बलगाड़ी सुनना बंद कर दो, लोग गाना बंद कर देंगे। बहुत गहरी बात है ना। जरूर। कोई भी गायक, मैं गायकों को दोस्त जो अब बुंदेलखंड की बात हो रही है ना अभी गीत संगीत की, तो कोई भी गायक कभी नहीं चाहता कि मैं मंच से गीत गाऊं। उनसे लोग मांगते हैं, लोगों को चाहिए है, तो लोग उनसे मांगेंगे तो वो तो अपनी दुकानदारी चला लेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है संगीत गा बजा के, उनका परिवार चल रहा है, तो उनको तो अपना परिवार चलाना है। फिर आप और फिर आप मान लो मुझे किसी ने बुलाया किसी अपने ज़िले से 3-4 ज़िले दूर, अब अपने घर से मैं 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर हूँ और किसी ऐसे गांव में हूँ कि जहाँ केवल उनका पूरा गांव है, उधर हमारे 10-12 लोग मेरी टीम के हैं। अब रात भर हम उनके बीच में हैं, तो वो तो चाहे हम जैसा गवाएं, वो जैसा बोलेंगे हमें वैसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम वहाँ मजबूर हो जाते हैं। ये है दशा। अगर हम अपनी शर्तों पे जाएं, भाई हमने इतनी हमारे पास पॉपुलैरिटी हो गई, हम किसी वहाँ के थाने में फ़ोन कर दें भाई हमारी सुरक्षा आपके भी हाथ में होनी चाहिए, या हमारे साथ 10-12 बाउंसर वगैरह हों, बिल्कुल कि हमारी टीम की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है, तो ये तो हमारे पास व्यवस्था है नहीं। तो फिर वहाँ हम है और हमारा वो ढोलक वाला है, वो कीबोर्ड वाला है, वो एक ऊपर से हम दूसरे परिवार की लड़की भी लिए हुए हैं, है ना। तो अब उनको हमें सुरक्षित करना है, तो फिर जो सामने वाला बोलेगा वो हमें करना होता है। ये बुंदेलखंड के कलाकारों की मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल। और ये तो बलगटी गाना उनकी मजबूरी है, ना कि उनका शौक। आपने बहुत ही सही बात, जो कि दर्शकों का मानना है कि वो दोष उस कलाकार को देते हैं, तो कलाकार की गहराई कलाकार के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं कि हम आप अगर देखना सुनना बंद करेंगे तो उन्हें शौक नहीं है करने गाने का। लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उन कलाकारों को मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भैया आप कोशिश करो, जितना आप कम कर सको इस चीज़ को तो कम करो, लेकिन उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। तो इस बात से ज़रूर आप लोग सहमत होंगे। जो कि आपके मन में ये प्रश्न था, मैंने अपने बड़े भाई से रखा। और प्रश्नों की सिलसिले में एक चीज़ और, एक मैंने इन्हीं के संदर्भ में आपके एक भविष्य के विषय को जाना कि आप चाहते हैं कि हम एक कला केंद्र स्कूल खोलें ताकि वहाँ बच्चे कला को सीखें, और आप एक नए संगीत स्कूल के उद्देश्य में कुछ विचार कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप अपने और युवाओं को आगे संगीत स्कूल और साथ में लोक कला, जितना अपने बुंदेलखंड की जितनी भी कलाएं हैं, वो वादन से संबंधित हो, वो चित्रकला से संबंधित हो, नृत्य से संबंधित हो, अथवा गायन से संबंधित हो, मतलब कला से संबंधित जितनी सारी कलाएं फोक की होती हैं, स्पेशली बुंदेली फोक की हैं, उन सभी का समावेश उस विद्यालय में हो, वहाँ सभी चीज़ों के शिक्षक उपलब्ध हों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक लोक कला को पहुँचाना। अब किसी गांव के लोग अभी कछियाई करते हैं, तो एक गांव विशेष के लोग करते हैं, गांव के 8-10 लोगों की मंडली है तो केवल 8-10 लोगों तक ही वो कला सीमित हो, जिस दिन वो नहीं रहेंगे वो कला अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि, और उसको हम कोशिश ये करेंगे कि उसको निःशुल्क करें। पैसे लेके सिखाना वो अलग चीज़ है, वो बेचना हो जाएगा। और लोक कला जो हमारी बुंदेली लोक कला है, उसको मैं अपनी माँ मानता हूँ। माँ का सौदा नहीं होता। अद्भुत। वो आपने ही बता दिया, बिल्कुल, है ना। तो हालांकि जो हमारी भाषा है, कोई भी भाषा हो, सब हमारे उसको हम माँ बोलते हैं। तो माँ का वो पैसे में तो हम उसको निःशुल्क सिखाना चाहते हैं, और सारी कलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दें। उसका एक मतलब ये भी निकलेगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग आज भी तिबारी खेलते हैं,
बिल्कुल। वो गाँव के जो ठेठ लोग हैं, अनपढ़ नहीं उनको बोलेंगे हम, ठेठ मतलब जो उनके अंदर उनको ठेठपना है, देशीपना है, तो वो आज भी दिवाली खेलते हैं। गाँव में हमारी बहनें आज भी नौरता खेलती हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि के समय वो चौक पर बिल्कुल। रंगोली बनाती हैं, तो हाँ, आज भी नौरता खेलती हैं। आज भी जवारे निकलते हैं, जवारे नृत्य होता है अपने यहाँ। बिल्कुल। आज भी बरेदी अपना नृत्य करते हैं, बिल्कुल। जो बरेदी गाय भैंस चराते हैं, बरेदी आज सब चीज़ें होती हैं। आज भी बधाइयाँ होती हैं, लेकिन वो शहरों में नहीं होती हैं, बिल्कुल। वो केवल उन्हीं गांव के ठेठ लोगों में है। तो जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं, शहर के लोगों में भी लोक कला उनको उससे परिचित हो, उसको जाने, उनके बच्चे उसको जाने। बिल्कुल। और मैंने आपके गाने के बोलों से और आपके व्यवहार से मैंने कई लोगों में सुना है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को सिविक सेंस के प्रति भी अग्रसर कर रहे हैं, कि बेसिक हमारे नियम और हमारे जीवन में आगे चलने का कैसे क्या रुझान होना चाहिए, और साथ में आप अपने धर्म को बड़े गौरव से अपनाते हैं। मैं माफी चाहूँगा, मैं तिलक धारण नहीं कर पाता हूँ, मैं सिखा रखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आप हर कार्य तिलक और पूजा पाठ के बाद करते हैं और हमें अपने संस्कार को वापस से आप बांधे रखते हैं। तो हम अपने युवाओं को ये बात मुझे सुनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें और क्या संस्कार जो हम रहित हैं, तो आपके द्वारा कुछ बातें अपने धर्म की जानना चाहूँगा कि हमें किन किन मूल्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में, दिनचर्या में। धार्मिक जैसे यदि ग्रंथों से संबंधित कोई बात करें तो मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपना जो धर्म है, सनातन धर्म जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इसमें पहले तो जो उसके प्रतीक चिन्ह है, आपका एक लोगो है, बिल्कुल। है ना, आपकी फर्म का, तो सनातन धर्म हमारे लिए तो एक हम उसके सब मेंबर हैं, है ना, हम लोग उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, पूरे उसके अंग भी बोल सकते हैं। तो उसके जो प्रतीक हैं, पहले तो हमें अपने उनके प्रतीकों का प्रदर्शन करना होगा। हमारे ऊपर लोगो नहीं होगा तो लोग कैसे, तो ठप्पा लगना जरूरी है। बिल्कुल। तो तिलक हमें, जैसे आपने कहा ना, तिलक भी धारण करना चाहिए, हमें शिखा भी रखनी चाहिए, और जनेऊ भी पहनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने इन्हीं चीज़ों में जाना हालांकि है। अभी तो वार्ण सिस्टम खत्म होता जा रहा है, लेकिन जिन्हें लगता है तो जनेऊ जो धारण करने के, अब वो अधिकारी शब्द नहीं सही उपयुक्त है उसके लिए, लेकिन जो तीन चीज़ें हैं, तिलक और शिखा और जनेऊ, वो जरूर रखना चाहिए। और जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनको अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। उनसे आप नहीं भी जुड़ना चाहेंगे, आप नास्तिक रहेंगे, आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप अपने आप आस्तिक हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैंने इसी सिलसिले में जाना कि आपने एक और बीच में कार्य किया था, जो कि आप मान चुके हैं और आपने लोगों को प्रेरित करा कि हम किसी जातिवाद में ना बढ़ के अपने कार्यों में आगे चले, और आपने उस उद्देश्य से आपने एक अपनी बात मुझसे पिछली चर्चा में साझा की थी कि आपका उद्देश्य है कि हम अपने भारत को सनातन के रूप में देखें, और कहीं ना कहीं यहाँ गौ की आप बड़ी ही चिंता रहते हैं गौ के प्रति। तो आपका जीवन का उद्देश्य है कहीं ना कहीं उनके लिए एक भव्य गौशाला। और मैं जानना चाहता हूँ ये कहानी कैसी है आपकी, जरा आप किन किन पशुओं के प्रति आप संवेदनशील हो, क्या आप करना चाहते हैं जीवन के, आपके उद्देश्य पशुओं के प्रति। जैसे संगीत के जहाँ से 7 स्वर उत्पन्न हुए हैं, वो किसी न किसी पशु या पक्षी की आवाज़ से उत्पन्न हुए हैं। तो हम गाते हैं, तो हमारा तो जीवन ही है 7 स्वर। तो 7 स्वर कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? किसी न किसी पशु या पक्षी की आवाज़ से। तो उन्होंने क्या किया, हमें 7 स्वर दे दिए। हमने 7 स्वरों का क्या किया, उनको उपयोग करके हम धन कमाना उसको बोल सकते हैं, तो हम उससे धन अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गा बजा के, अपना संगीत सिखा के या सीख के, और मंचों पर उसको प्रस्तुत करके उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जीवन यापन के अतिरिक्त भी हमें कुछ धन मिलता है, बिल्कुल। तो उस धन का हम क्या उपयोग करें? हमें ज़्यादा कोई अपना वो नहीं जोड़ के जाना है, तो जहाँ से हमें मिला है, तो जहाँ से मिला है तो हम वहीं उस पर उसको खर्च करना चाहते हैं, जो उसके माध्यम से हमें। तो हम अपना ये उद्देश्य है कि एक ऐसा कोई
गौशाला या एक प्लेटफॉर्म अपनी कोई ऐसा बनाए फार्म हाउस टाइप का, जिसमें हम अपने जितने भी घायल, जैसे घायल हो जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में, घायल और बीमार जितने भी ये गाय हैं, कुत्ते हैं और जितने भी पक्षी हैं या अन्य जंगली जानवर जिनको हम रखने में सक्षम हैं, तो उन सबको अपने वहाँ रखें, उनकी सेवा करें। जिनका कोई सामाजिक उपयोग और लोगों के पास उनका उपयोग ना हो, जिन्हें लोग फालतू समझते हैं, मैंने उनको माना हम है अपने यहाँ रखना। आपका इंटेंशन दुधारू पक्षियों और पशुओं को रखने का नहीं है, और हम तो वैसे ही गाय को माता मानते हैं, लेकिन आपने गाय के अलावा और बेजान उन जानवरों के प्रति इतना भाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों को भी इसके प्रति सजग करने के लिए आपने ये बात रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। रखे हुए वो दूध देने लगे, उनसे कोई भी आमद होने लगे, वो बात सेकेंडरी है, लेकिन उनको रखने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हम उनसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपके एक बात और जानना चाहूँगा, जो आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव जरूर डाला है आपके इस कला संगीत में, आपके उन गुरुओं का परिचय जरूर जानना चाहूँगा कि जिनने आपके पूरे दशा और दिशा को ही बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिनका संगीत के गुरु, संगीत के आपके गुरु। वैसे तो मेरे जीवन में मैं जिससे भी जो कुछ सीखता हूँ, हर व्यक्ति को अपना गुरु मानता हूँ, किसी से भी कुछ भी सीखूँ। और मेरे पहले गुरु जो थी वो श्रीमती पूज्य प्रमिला पांडे जी मैम हैं, और द्वितीय गुरु थे हमारे श्री देवी प्रसाद शास्त्री जी, और अभी प्रेजेंट में पंडित श्री पवन तिवारी जी। तो अभी आप सभी के सानिध्य में आप सभी का आशीर्वाद भरपूर मुझे मिलता, शुरू से मिलता रहा। और तीनों गुरु में से अभी पूज्य शास्त्री जी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। बिल्कुल। मैम हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, और पूज्य तिवारी जी का भी आशीर्वाद हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा सिखाते रहते हैं। और गुरुओं के सिलसिले में मैंने ये भी जाना कि आपके कई शिष्य भी हैं। इस बस अभी मैंने हाल फिलहाल में एक शिष्या के मुख से सुना था कि आप उनके गुरु हैं, जिनके द्वारा उन्होंने आगे जर्नी में काफी कुछ सीखा समझा। आपके उस गाने के माध्यम से जो आपने गाया, अभी रिसेंट में आपका गाना चल रहा है, मैं उससे कुछ बोल जाना चाहूंगा। पन्ना को हीरा, पनागर को पान, कटनी को चूना, छतरपुर के जवान नैना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे, कईयो हो नैना बंद लागे, कईयो हो। और जैसे आप शिष्यों की बात कर रहे थे, तो हमारा भी कोई शिष्य नहीं है, जितने भी ये सब छोटे भाई बहन हैं, जिनको जहाँ जरूरत लगती है वहाँ हम उनको जो है अपना। लेकिन खास तौर से ऑन माइक अगर आपका नाम लिया है तो वास्तव में आपको हृदय से अपना गुरु मानते हैं। वो उनका बड़प्पन है। हाँ, वो जो माइक से ऑन माइक बोलते हैं कि परशुराम भैया हमारे गुरु हैं या हमने उनसे सीखा है, तो वो उन लोगों का। क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है, दक्ष में अभी जो एक कार्यक्रम हुआ था, हाँ। उसमें हमारी प्यारी बहन माही सोनी भी आई थी, और हमारे भाई जो है एक मित्रगण काफी लोग वहाँ पे थे, और हमारे संदीप जी भी वहाँ पे थे, तो एक जन और भी वहाँ पे आए थे। अच्छा। उनका नाम जानना चाहूंगा, वो कौन थे? हाँ, मैंने सुना था वो वीडियो, मैंने देखा था उसमें, तो वो बहुत प्यारी बिटिया है, वो अच्छा गाती है। प्रिया करके नाम है उसका, प्रिया सेन जी। तो वो बोल रही थी कि परशुराम भैया मेरे को, लेकिन वो मेरी शिष्या नहीं है, और वो मेरी छोटी बहन के जैसी, और जहाँ उसको ज़रूरत लगती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने पूछा भैया ये चीज़ कौन सी है, तो अगर ये बताने में वो गुरु बोलते हैं तो ये उनका हो सकता बड़प्पन है, लेकिन वो ऑब्वियसली मैं ये उस पर ठप्पा नहीं लगाता कि मेरा कोई शिष्य है, और मैं शिष्य रहना चाहता हूँ। लेकिन बिल्कुल आपका ये बड़ा बड़प्पन है कि आप इतने सब कुछ करने के बाद भी आप सरलता अपने अंदर रखते हैं, और सरलता ही कहीं ना कहीं इंसान को जीवन में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती। और मैं जानना चाहूँगा कि आप जो अपने बुंदेली कल्चर के पहले लोग भाषा से बड़ा दूसरे समझते थे बात करने में, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे परम पूज्य श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब से उन्होंने अपनी कथा चालू करी है और खुले मंच पर बुंदेली में बोलना शुरू किया है, उनके कुछ वाक्य बड़े ही प्रचलित हैं,
टैटरी कवर हो, आलू अलग हो। फिर लोगों ने कहीं नहीं बुंदेली की ओर देखा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बने। तो आप बुंदेलखंड में रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बुंदेली को आज के 5 साल में अब में क्या देखते हैं? पहले लोग इससे बचते थे और अब किन किन कैटेगरी के लोग इसको पसंद करना चाहते हैं? लाइक पहले मिडिल अपर का बेस था। बुंदेलखंडी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है अभी, और मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, आप कोई भी जैसे बुंदेलखंड में कोई और गाना आता है तो उतना ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन अगर बुंदेलखंडी में जाए तो वो एकदम बूम कर जाता है। और बुंदेलखंडी मूवीज़, पहले बुंदेलखंडी मूवी कौन देखता था? आने वाले 5 साल के भीतर थिएटर में बुंदेलखंड के सारे थिएटर्स में बुंदेली मूवी चलेंगी। ये आज मतलब ऑन माइक बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना अब लोग पसंद कर रहे हैं उसको, और क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा अभाव में थे तो हमारे पास चीज़ें नहीं थी, ये कैमरे नहीं थे, ये माइक नहीं थे, तो हम लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे थे। अब हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, माइक है, कैमरा है, और बोलने की कला तो पहले से है। कला से तो पूरा बुंदेलखंड और संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और नेचर, प्रकृति से बुंदेलखंड भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पहले से थी। अब चीज़ें हमारे साथ टेक्निकली भी जुड़ती हैं, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए तो हम उस जगह तक पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। गाँव में तो थी बुंदेली गीत भी थे, बुंदेली भोजन भी था। शहरों में आके चीज़ें बदल गई थी, लेकिन शहरों की दुनिया से लोग, अभी हमने आज शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा कि गांव में एक घर होता था जिसको हम लोग बोलते थे मड़ा। क्या बात? आपने नाम सुना हो शायद, मड़ा। दोगई, पौर, मड़ा, हटाई, आंगन, है ना, तो ये सब चीज़ें होती थी। बाड़ो, बिल्कुल, या फिर बोले बीड़ा, बिल्कुल। तो मड़ा में देख रहे थे। अब मड़ा का भी काम बनाए थे, डबल बेड डालो बढ़िया, और स्पंज वालों का दर्द व्यवस्थाएं वही है। बिल्कुल। अब उसकी बनावट है, ऊपर पूरा ठाठ है, बोलते ना ठाठ वाट से, ऊपर वाला जो ठाठ जिसको बोलते छप्पर होता है उसको ठाठ बोलते हैं। ऊपर बढ़िया उसमें ठाठ है, कोरवा लगे, खपरा छपे, बाहर पूरी पेंटिंग भी बुंदेली वाली बनी। बिल्कुल। शहर वाले लोग वापस वो कल्चर में वापस जाना चाह रहे, वे भाजी रोटी खावा चाह रहे, वे महेरो खावा चाह रहे, उन्हें पिज्जा बर्गर से दिक्कत हो रही है। तो वापस हमने फिर से वही कल्चर रिसाइकल हो रहा है। रेस्टोरेंट बढ़ रहा है बुंदेली की, बिल्कुल। अपने यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जो अभी तो हम गए हैं बुंदेली विरासत करके है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि भले ही आप थोड़ा ठाट बाट को न समझ पाए हो, ये व्यक्ति विशेष का रहने वाले गांव में घर को बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं जहाँ पे उनके जानवर पशु रहते हैं, और खाट उसको बोलते हैं जो आप पलंग पे बिस्तर पे लेटते हैं, जो कि बेड का सेकंड रिप्लेसमेंट ऑप्शन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ बुंदेली में है, आप जुड़े रहिए और हम आपको अपने बुंदेलखंड के नए शब्दों से और नए लोगों से और नई जगह से परिचित कराते रहेंगे। और मैंने सुना है कि आपने ज़रूर उस किस्से के बारे में बताइए, जब आप खजुराहो पहली बार गए तो आपने वहाँ पे अभी रिसेंट में एक चीज़ देखा है जो कि हमारे कई प्रजातियों जनजातियों के बारे में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो वहाँ पे लगा हुआ है, बने हुए हैं घट, तो उनके बारे में आप बताइए ताकि लोग वहाँ जाएं और लोगों को जाने कैसे लोग रहते थे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। अगर जैसे कोई गांव में तो सबको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को जो पुरानी संस्कृति थी, पुरानी सभ्यता थी, अपने पुराना रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ अगर आपको देखना है एक ही जगह पर, हाँ, अलग अलग अंचलों का, हाँ, तो वो है आदिवर्त म्यूजियम, खजुराहो में बना है। मध्य प्रदेश शासन उसको अभी हैंडल कर रहा है, और संस्कृति विभाग ट्राइबल जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, महादेवी के पास एक बार म्यूजियम जाने का सौभाग्य मिला था, तो हर एक चीज प्रॉपर तरीके से विस्तृत है। आज भी वहाँ पलस्टर में गोबर से लिपा हुआ है, हाँ? नेचर। और आप सेम देखें कहीं ना कहीं हम जो पुराना चीज भूलते जा रहे हैं, अगर आप फर्श को देखें और आप नेचुरल जो काउ डंग जिसको बोलते हैं, अगर उससे आप लेबल करते हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस मिलता है। आपका वास्तविक नाम परशुराम नहीं है, आपको लोग आपके अजीज किस अदर नाम से जानते हैं, और उस नाम में, इस दोनों नाम में आप अपना व्यक्तित्व के बारे में बताइए, वो आपका नाम किस प्रकार के लोग जानते हो? वास्तविक जो आपने बोला वास्तविक नहीं है, हाँ, वास्तविक नाम परशुराम अवस्थी है। हाँ। फिर हम छतरपुर आए तो इधर में बहुत सारे नाम मिले।
अच्छा। ऐसे अपने बुंदेलखंड में कही जाती है एक लड़का के साथ ना हो। एक लड़का जब वो उसका जन्म होता है तो उसको 7 नाम दिए जाते हैं। तो 7 में हमें घर में सब लोग परशुराम बोलते थे। हाँ। अब छतरपुर आए तो वो परशुराम का फिर वो परशुराम हो गया। अब परशुराम और परशुराम ये अलग हो गया। फिर और फिर म्यूजिक में आए तो फिर परशुराम का परशु हो गया। क्या बात। तो अब जो बहुत ज़्यादा प्यार से जो हमें बुलाते हैं हम परशु बुलाते हैं। क्या बात। फिर जब संगीत सीखने गए तो फिर वहाँ एक और नाम मिला मधुर। क्या बात। तो फिर वो मधुर परशुराम अवस्थी हो गया। वो ऐसे नाम जुड़ते गए। कला और संस्कृति और संगीत के आप विषयों को देखते हैं तो वहाँ किस प्रकार के बच्चों को आप किस प्रकार की चीज़ों को परोस रहे हैं? जिसको जानकारी ना हो मैं बताना चाहता हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में लगभग 4 वर्षों से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर का एक बड़ा संस्थान है उसमें सेवाएं दे रहा हूँ और संगीत विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। तो वहाँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को जैसे बॉलीवुड गाने वो खुद सुन लेते हैं क्योंकि वो उनको मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। मैं उनको ये ऐसे गाने सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि जैसे बुंदेली जो उनको कहीं नहीं मिलने वाले, ना यूट्यूब पे मिलते हैं, ना उनको फेसबुक पे मिलते हैं, ना इंस्टाग्राम पे मिलेंगे या किसी भी माध्यम से उनको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो उनको बच्चों को वो सारे गाने सिखाने का प्रयास करता हूँ और जैसे क्लासिकल सिखाना और बहुत सारे जैसे भजन सिखाना। बच्चे भजन गाना बहुत कम पसंद करते हैं लेकिन हमारे वहाँ श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के जितने बच्चे हमारे आसपास मिलेंगे वो आपको पारंपरिक बुंदेली गाते मिलेंगे। अभी एक बिटिया आई थी उसमें बुंदेली बावला करके हुआ था अपने आयोजन, तो उसमें सेकंड पोजीशन मिली थी उसको, तो बुंदेली ही गाया था उसने। तो भजन और अपनी फोक की जो भी चीज़ें हैं वो सब सिखाने का प्रयास करता हूँ। और इसी सिलसिले में मैं देखता हूँ कि आपके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारे युवा जो हमारे भाई देख रहे हैं और हमारा उद्देश्य इस माधव परिवार का यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने उन आने वाले जजेस बोल रहे हैं या फिर उन भाइयों तक जो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोफेशन में सिंगिंग में आना चाहते हैं तो उनको लाइफ में सिंगिंग कैरियर में आने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको कितना समय लग सकता है और क्या वेट करना चाहिए, कहाँ अप्रोच करना चाहिए और अगर उद्देश्य बना ही लिया है तो कितना वक्त लग सकता है इसमें, इस विषय में ज़्यादा बताएंगे अगर जो कल के दिन हमारे युवा जो देख के संगीत में आना चाहते हैं उनके लिए। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें फिर संगीत में प्रवेश करें। सा से साधना, रे से रियाज, गा से गंभीरता, मा से मधुरता, पा से पवित्रता, धा से धैर्य और नी से निरंतरता। यदि ये 7 स्वरों का अध्ययन वो करते हैं, पहले इस पे चलना सीखते हैं, तब वो संगीत में प्रवेश करें। और जो सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है वो है धैर्य। आप सभी चीज़ें करेंगे अगर आप में पेशेंस नहीं है तो जब तक आपको कुछ मिले ना, हो सकता है आपको जीवन के अंतिम पड़ाव पे कुछ मिले, इसमें मिलेगा ज़रूर। अगर आप हृदय से अपना पूरी जो है पूरी निष्ठा से मेहनत करेंगे संगीत में तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो जो लोग भी आना चाह रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पहले तो आप अपना गोल फिक्स करो। एक दिन आपने ढोलक बजा ली, दूसरे दिन तबला बजा लिया, तीसरे दिन बांसुरी, अब हमें भैया सितार सीखना है, अब तो हमें भजन नहीं गाना, तो हमें बॉलीवुड गाना। आप पहले अपने एक साधे सब सधे।